हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम जो है चैप्टर 5 का क्लास 10th की एनसीईआरटी का जो है पार्ट 2 देखेंगे, जिसका नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। पार्ट 1 में हमने नेपाल और बोलीविया के जन संघर्ष को देखा था। तो नेपाल में जो है लोकतंत्र का आंदोलन चल रहा था, है ना, और बोलीविया में किसका, जल युद्ध। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 ना देखा हो तो प्लीज़ पार्ट 1 आप देख के आइए। ठीक है, और लोकतंत्र और जन संघर्ष के अर्थ को भी हमने समझा था। ठीक है, आज हम देखेंगे लामबंदी और संगठन। देखिए ये किस प्रकार जो है किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब हम देखेंगे लामबंदी और संगठन के बारे में। अब देखिए, जैसे हमने पिछली वीडियो में 2 उदाहरण देखे थे, एक था बोलीविया का जन संघर्ष और एक नेपाल का लोकतांत्रिक संघर्ष। ठीक है, अब हम ऊपर दोनों के उदाहरण की तरफ लौटे और उन संगठनों की बात करें जिनके बूते ये संघर्ष जो है वो सफल हुए थे। अब देखिए, हमने नेपाल का मामला देखा। ठीक है, नेपाल में अनियतकालीन हड़ताल का आह्वान 7 दलों के गठबंधन यानी कि 7 दल उसमें शामिल थे। ठीक है, एसपीए ने किया था। एसपीए जो पार्टी थी उसने जो है 7 पार्टियों के गठबंधन किया था। ठीक है, और इस गठबंधन में ना ऐसे 7 बड़े दल शामिल हुए जिनके कुछ ना कुछ सदस्य संसद में थे। लेकिन इस जनसंघर्ष के पीछे ना सिर्फ एसपीए ही नहीं था, इस संघर्ष में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माओवादी भी भाग लिए। ठीक है, जिसे संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है और यह पार्टी नेपाल की सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चला रही थी और इसने जो है ना नेपाल के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया था। देखिए क्या है ना कि नेपाल का जो जन संघर्ष हुआ था उसमें राजनीतिक दलों के अलावा और भी बहुत सारे संगठन शामिल थे। ठीक है, इसलिए तो इसको जो है गठबंधन कहा जाता है। ठीक है, और सभी बड़े मजदूर संगठन और उनके परिसंघों ने ना इन आंदोलन में भाग लिया और अन्य अनेक संगठनों मसलन मूलवासी लोगों के संगठन तथा शिक्षक, वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के समूह ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। मूलवासी यानी कि नेपाल के वासी, नेपाल के मूल निवासी। ठीक है, उन लोगों ने, शिक्षकों ने, वकीलों ने, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने, सब ने जो है इस संघर्ष में अपना समर्थन दिया। अब पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलीविया में जो आंदोलन चला, अब उसकी अगुवाई जो है किसी राजनीतिक दल ने नहीं की। इस आंदोलन का नेतृत्व ना फेडकोर ध्यान रखेंगे नामक संगठन ने किया। अब देखें, इस संगठन में ना इंजीनियर और पर्यावरणवादी, ध्यान रखेंगे पर्यावरणवादी समेत स्थानीय कामकाजी लोग शामिल थे और इस संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसानों के एक संघ, कारखाना मजदूरों के संगठन के परिसंघ, कोचबंबा विश्वविद्यालय के छात्रों और शहर में बढ़ती बेघर बार बच्चों की आबादी का भी समर्थन मिला। अब देखिए, इस आंदोलन को जो है सोशलिस्ट पार्टी का भी समर्थन मिला, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सन 2006 में ना बोलीविया में सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता हासिल हुई। क्यों? क्योंकि ये लोगों के लिए संघर्ष किए, है ना। अब देखिए, अब हम इन दोनों उदाहरणों को क्यों देखें? अब हम इन 2 उदाहरणों से ना ये जान सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ना किसी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन होते हैं। केवल एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता है, बहुत सारे संगठन शामिल होते हैं, तब वो आंदोलन जाके जो है वो सफल होता है। ठीक है, ये संगठन 2 तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। देखिए, लोकतंत्र में किसी फैसले पर असर डालने का एक जाना पहचाना तरीका राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी करने का होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष भागीदारी होगी तभी लोकतंत्र में जो है फैसला असर करेगा और इसीलिए जो है पार्टी बनाई जाती है, चुनाव लड़ा जाता है, सरकार बनाई जाती है ना। हम किसी एक पार्टी के नेता को जो है विजित करते हैं, ठीक, लेकिन हर नागरिक इतने प्रत्यक्ष ढंग से भागीदारी नहीं करता। देखिए, संभव है ना कि नागरिक की इच्छा ना हो या फिर कह लीजिए कि प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी की उसकी ज़रूरत ना महसूस होती हो। ये भी संभव है कि उसके पास इसके लिए ज़रूरी कौशल का अभाव हो, यानी कि वो डिसीजन लेने की क्षमता ना हो। वह ऐसे में सिर्फ मतदान करके प्रत्यक्ष राजनीति में अपने हिस्सेदारी करता है। अब देख लीजिए कि जो भी व्यक्ति, ठीक है, वयस्क हो जाए यानी कि 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं तो वो अपने मतदान का इस्तेमाल करते हैं। मतदान का इस्तेमाल करके वो प्रत्यक्ष राजनीति में अपनी हिस्सेदारी बयां करते हैं। वो अपने दिमाग से, अपनी इच्छा शक्ति से जिस भी पार्टी के नेता को विजित करवाना चाहता है वो उसको वोट देता है।
तो इसकी तो प्रत्यक्ष राजनीति में उसकी हिस्सेदारी हो गई ना। बहरहाल क्या होता है ना कि ऐसे अनेक अप्रत्यक्ष भी तरीके हैं जिनके सहारे लोग सरकार से अपनी मांग और नज़रिए का इजहार करते हैं। ठीक है, अपनी मांग रखते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से भी लोग इसके लिए ना संगठन बनाकर अपने हितों और नज़रियों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां कर सकते हैं। अब देखिए, इसे ना हित समूह या फिर कह लीजिए कि दबाव समूह कहते हैं। सरकार पर दबाव बनाना, आप लोग जब न्यूज़ देखते होंगे तो क्या कहते होंगे कि सरकार पर दबाव बन रहा है, विपक्ष पार्टी का दबाव बन रहा है, जनता का दबाव बन रहा है ना। तो इसी को कहते हैं दबाव समूह। तो कभी कभी लोग बगैर संगठन बनाए अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं। ठीक है, और ऐसे समूहों को क्या कहा जाता है? आंदोलन कहा जाता है। आपको अन्ना हजारे का आंदोलन याद होगा कि उसने जो है लोकपाल बिल विधेयक लाने के लिए जो है बहुत बड़ा आंदोलन किया। ठीक है, तो ये क्या था? ये एक दबाव के लिए ही तो आंदोलन था, है ना। तो ऐसे दबाव समूह को जो है आंदोलन कहा जाता है। अब आइए बात कर लेते हैं दबाव समूह और आंदोलन क्या होता है। ठीक है, देखिए, बतौर संगठन दबाव समूह जो है ना सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं आगे देखते हैं हम। लेकिन देखिए, राजनीतिक पार्टियों के समान दबाव समूह का लक्ष्य जो है सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने और उसमें हिस्सेदारी करने का नहीं है। देखिए, ये जो पार्टियां होती है ना, पार्टियों के समान, राजनीतिक पार्टियों के समान ये जो दबाव समूह होते हैं ना, इनके जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं कर सकते। ठीक है, वो सरकार के ऊपर। तो दबाव समूह का निर्माण तब होता है ना जब समान पेशे, हित, आकांक्षा और मत के लोग जो है एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। ठीक है, जिनका उद्देश्य मात्र एक है। ऊपर चर्चा में हमारा सामना कुछ ऐसी बातों से हुआ ना जिन्हें हम संगठन नहीं कह सकते। अब देखिए, नेपाल में हुए जनसंघर्ष को लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया। ठीक है, हम अक्सर कई तरीके के सामूहिक कार्यवाहियों के लिए जन आंदोलन जैसा शब्द जो है व्यवहार में सुनते भी हैं। ठीक है, जैसे क्या हुआ? नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन। तो ये किस माध्यम से हुआ? ये दबाव समूह के माध्यम से हुआ। ठीक है, तो दबाव समूह के समान जो है आंदोलन भी चुनावी मुकाबले में सीधे भागीदारी करने की बजाय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि ये जो दबाव समूह होते हैं ना, दबाव समूहों के विपरीत आंदोलनों में संगठन जो होता है ना वो ढीला ढाला होता है। कैसे होता है ये भी हम अभी देखेंगे। देखिए, आंदोलनों में ना फैसले जो होते हैं अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं। ठीक है, देखिए, अनौपचारिक का मतलब सीधा सीधा है ना, जो औपचारिक ना हो। ठीक है, सहज, जो बनावटी ना हो। ठीक है, जो है बद्ध नियमों से शासित ना हो, यानी कि आत्मीय, यानी कि इनफॉर्मल। ठीक है, और ये जो है ना फैसले लचीले भी होते हैं। ध्यान रखेंगे, ये फैसले जो है वो लचीले भी होते हैं। तो आंदोलन जो है ना वो जनता की स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर होते हैं, ना कि दबाव समूह पे। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह। देखिए, हित समूह जो होते हैं ना, यानी कि किसी भी जो है चीज़ की हित के लिए एक समूह जो बनाया जाता है, ये जो हित समूह होते हैं ना, ये अमूमन समाज के किसी खास हिस्से या फिर कह लीजिए कि समूहों के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। अब जैसे देखिए, मजदूर संघ जो बनाया जाता है, मजदूरों के लिए हड़ताल होती है। ठीक है, किस मजदूर संगठन किस लिए बनाया जाता है? जब कंपनियों में मजदूरों के किसी अधिकार का हनन होता है या फिर सैलरी में कुछ कटौती होती है या फिर किसी भी प्रकार का। ठीक है, तो क्या बनाया जाता है? मजदूर संगठन बनाया जाता है। इसी प्रकार व्यावसायिक संघ और पेशेवर, यानी कि वकील कह लीजिए, डॉक्टर और शिक्षक, इन सब के संगठन बनते हैं क्योंकि उनका हित प्रभावित ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ना वर्ग विशेष के लिए हित समूह बनाए जाते हैं। ठीक है, अब आप ये फिगर देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये भारी जन आंदोलन जो आपको दिख रहा है ना, ये है जमीन के अधिकार को लेकर विरोध प्रदर्शन। तो पश्चिमी जावा इंडोनेशिया के किसान हैं ये। ठीक है, और सन 2004 में ना एक दिन पश्चिमी जावा के लगभग 15,000 भूमिहीन किसान इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे और किसान अपने परिवार के साथ आए थे और भूमि सुधार की मांग कर रहे थे। किसानों का कहना था कि हमें अपने फॉर्म यानी कि खेत वापस लौटा दिए जाएं। वे विश्व व्यापार संगठन और उनके विध्वंसक नियम कानून का विरोध कर रहे थे। उम्मीदवार ने भूमि सुधार का पक्ष नहीं लिया तो वे इंडोनेशिया में हो रहे राष्ट्रपति पद के पहले प्रत्यक्ष चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने ऐसा ऐलान किया था। तो ये देखिए,
ये जनता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर जनता का हित प्रभावित होता है ना, वो आंदोलन पे आमादा हो जाए, तो जनता से बड़ी जो है सरकार कहीं नहीं है। आप कहते होंगे कि यहाँ प्रधानमंत्री का शासन चल रहा है, राष्ट्रपति का शासन चल रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ जनता का शासन चल रहा है, जनता के लिए शासन चल रहा है और जनता के द्वारा शासन चल रहा है। इसीलिए हमारे देश को कह लीजिए कि लोकतांत्रिक देश कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे किसी का भी हित समूह अगर प्रभावित होता है ना, तो संगठनों के माध्यम से वो आवाज़ उठाई जाती है, दबाव बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए कि निकाय जो है इस तरीके के दबाव समूह के उदाहरण है, चाहे शिक्षकों के निकाय ले लीजिए, वकीलों के निकाय ले लीजिए, है ना, डॉक्टरों के समूह ले लीजिए। तो ये जो दबाव समूह वर्ग विशेषी होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये समाज के ना किसी खास तबके, मसलन मजदूर हो गए, कर्मचारी, व्यवसायी, उद्योगपति, किसी धर्म विशेष के अनुयायी, है ना, या फिर कह लीजिए किसी खास जाति के आदि प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसे दबाव समूह का मुख्य सरोकार पूरे समाज का नहीं, बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है, ठीक है। अब देखिए, कुछ संगठन जो है ना समाज के किसी एक तबके के ही हितों का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते। ये जो है संगठन सर्वसामान्य हितों की नुमाइंदगी करते हैं, ठीक है, जिनकी रक्षा जरूरी होती है। अब देखिए, संभव है ना कि ऐसा जो संगठन है जिसके उद्देश्य को पाना चाहता हो, तो उसको ना उससे जो है इन सदस्यों को कोई लाभ ना हो। अब देखिए, बोलीविया का जो फेडकोर जो नाम का संगठन है, ऐसे ही संगठन का उदाहरण है, ठीक है। नेपाल के मामले में भी हमने देखा, वहाँ जो है मानवाधिकार के संगठनों ने भी भागीदारी की थी, ठीक है। हमने ऐसे संगठनों के बारे में कक्षा 9 की किताब में पढ़ा था। आगे देखते हैं। अब इन दूसरे किस्मों के ना संगठनों को जन सामान्य के हित समूह या फिर लोक कल्याणकारी मतलब लोक, जनता, कल्याणकारी समूह, जनता के कल्याण का जो है समूह कहते हैं, लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं। और ऐसे संगठन जो है ना किसी खास हित की बजाय जो है सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि एक खास हित का प्रतिनिधित्व ना करते हुए सामूहिक चीज़ों को लेकर चलते हैं, सामूहिक हित को लेकर चलते हैं। अब इनका लक्ष्य क्या होता है ये भी देख लीजिए। इनका लक्ष्य ये होता है ना कि अपने सदस्यों का ही नहीं, बल्कि किन्हीं और की मदद करना होता है। अब मिसाल के लिए देख लीजिए कि हम जो है बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाले समूहों का नाम ले सकते हैं। अच्छा, बंधुआ मजदूरी बता तो दिया, पहले इसका मतलब भी समझ लीजिए। देखिए, ये जो बंधुआ मजदूरी होती है ना, ये ऐसा व्यक्ति जो है ऋण चुकाने के बदले ऋणदाता जो होता है ना उसके लिए श्रम करता है या फिर सेवाएं देता है, तो ये जो है बंधुआ मजदूर, यानी कि बाउंड कर दिया जाता है उसे, ठीक है, बाउंडेड लेबर कहा जाता है। इसे जो है अनुबंध श्रमिक या फिर बंधक मजदूर भी कहते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा देखा गया है ना कि ये जो बंधुआ मजदूरी है ना, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है अनवरत रूप से चलती है और इसी चीज का विरोध होता है, ठीक है। ऐसे श्रमिकों द्वारा किए जा रहे कार्यों को ही बंधुआ मजदूरी कहते हैं। तो क्या होता है ना कि सामान्यतः क्या होता है कि ऋण का भुगतान के साधन के रूप में ये जो बंधुआ मजदूर होते हैं ना, इनकी मांग की जाती है बंधुआ मजदूरी की। तो अगर इसका सूक्ष्मतम विश्लेषण करें तो ऐसा दिखता है वास्तव में ये जो है ना एक अमानवीय प्रथा है, ठीक है। इसमें वेतन तो मिलता नहीं है, तो ये एक अवैतनिक श्रम है, ठीक है। इसका लाभ उठाने के लिए एक चाल के रूप में जो है ये शोषणकारी जमींदार और साहूकार जो है इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए, ऐसे समूह ना अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि बंधुआ मजदूरी के बोझ तले पिस रहे लोगों के लिए लड़ते हैं, ठीक है। कुछ मामलों में संभव ये है कि जन सामान्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह ऐसे उद्देश्य को साधने के लिए आगे आए जिससे बाकियों के साथ साथ उन्हें भी फायदा होता है। अब उदाहरण के लिए देख लीजिए, बॉम्सेफ यानी कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज़ का नाम लिया जा सकता है, ठीक है। यह मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों का संगठन है जो क्या करता है, जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है। और ये संगठन जो है ना वो जातिगत भेदभाव के शिकार अपने सदस्यों की समस्याओं को देखता है, लेकिन इसका मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय और पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता को हासिल करना है। अब आइए बात कर लेते हैं आंदोलनकारी समूह के बारे में। देखिए, दबाव समूह के समान ना किसी आंदोलन में कई तरीके के समूह जो है वो शामिल होते हैं। जब एक आंदोलन
होता है तो इसमें एक समूह ना होकर बहुत सारे समूह शामिल होते हैं। ठीक है, अब ऊपर के कुछ उदाहरण हम देख चुके हैं जिससे इनकी एक साधारण विशेषता का संकेत मिलता है। तो ये जो अधिकतर आंदोलन होते हैं ना, किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं। ठीक है, ऐसे आंदोलन को एक जो है सीमित समय सीमा के भीतर किसी एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं, इसे कहते हैं आंदोलन। तो देखिए, कुछ आंदोलन जो है ज़्यादा सार्वभौम प्रकृति के होते हैं और एक व्यापक लक्ष्य को बहुत बड़ी समयावधि में हासिल करना चाहते हैं। अब जैसे देखिए, नेपाल का मामला देख लीजिए। नेपाल में उठे लोकतंत्र के आंदोलन का विशिष्ट उद्देश्य क्या था? राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य करना था और इन आदेशों के द्वारा ना राजा ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था। ठीक है, और इसीलिए जो है वहाँ पे विद्रोह हो रहा था। अब जैसे भारत में देख लीजिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अच्छा, थोड़ा सा हम नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए, ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ना, ये भारत में चल रहे पर्यावरण आंदोलन की परिपक्वता का उदाहरण है। अब देखिए, इसने ना पहली बार पर्यावरण और विकास के संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय माना। अब देखिए, इसमें ना न केवल विस्थापित लोगों ने बल्कि वैज्ञानिक, गैर सरकारी संगठन और आम जनता की भी भागीदारी रही। ठीक है, नर्मदा नदी पर आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलने जा रही हूँ। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, क्या? सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। ठीक है, लेकिन ये जो है 3 राज्यों यानी कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के मध्य एक उपयुक्त जल वितरण नीति में कोई सहमति बन नहीं पाई। तो फिर क्या हुआ? 1969 में ना सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया। अब देखिए, विवाद तो उत्पन्न हो गया, तो फिर क्या हुआ? इस न्यायाधिकरण इस सर्वसम्मति पे पहुंचा कि ये जो नर्मदा घाटी परियोजना है ना, ये जो है नदी, उसकी 41 नदियों पर 2 विशाल बांध हो, यानी कि गुजरात में सरदार सरोवर बांध और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध, 28 मध्यम बांध और 3000 जल परियोजना का निर्माण शामिल है। ठीक है, अब ये जो परियोजना थी ना, नर्मदा नदी जो है परियोजना, तो ये जो है एक विरोध यानी कि जन आंदोलन का रूप ले लिया। बात है 1980 से 87 के मध्य की। ठीक है, 1980 से 87 के दौरान ना जनजातियों के अधिकारों की समर्थन गैर सरकारी संस्था या अंकवाहिनी के नेता अनिल पटेल ने जनजातीय लोगों के पुनर्वास के अधिकारों को लेकर हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ी। तो ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था ना, ये एक जन आंदोलन के रूप में उभरा। तो इसमें कई समाजसेवी, पर्यावरणविद, छात्र, महिलाएं, आदिवासी, किसान, मानव अधिकार कार्यकर्ता, ये सारे लोग शामिल हुए। कई आंदोलन हुए, भूख हड़ताल हुई, पदयात्राएं हुई। ठीक है, समाचार पत्रों में के माध्यम से, फिल्मी कलाकारों से के माध्यम से। ठीक है, इस आंदोलन में शामिल कर अपनी बात जो है आम लोगों और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई। और एक प्रमुख कार्यकर्ता, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रमुख कार्यकर्ता मेधा पाटकर, ध्यान रखेंगे, मेधा पाटकर के अलावा अनिल पटेल, बुकर सम्मान से नवाजी गई अरुंधति राय, बाबा आमटे इस आंदोलन में शामिल थे। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इस आंदोलन के मुख्य कार्यकर्ता कौन कौन थे? तो कौन कौन थे? मेधा पाटकर, अनिल पटेल, बुकर सम्मान से नवाजी गई अरुंधति राय और बाबा आमटे। तो ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था ना, वो 1989 में एक नया मोड़ ले लिया था। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है बहुत सारी जनसभाएं हुई, 200 से अधिक गैर सरकारी संगठन, 45,000 लोगों ने इसमें भाग लिया। तो मतलब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया इसमें। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार जो है नर्मदा नदी आंदोलन जो है एक ऐसा उदाहरण है। ठीक है, नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के कारण जो है 3 जो है लोग विस्थापित हो गए। ठीक है, और इस आंदोलन जो है इसी खास मुद्दे को लेकर शुरू हुआ। इसका उद्देश्य बांध को बनने से रोकना है। अच्छा देखिए, बांध बनने से क्या दिक्कत आती है? जब बांध बन जाता है ना, तो क्या होता है, नदी का जो रुख है, देखिए ये जो बांध बनने से है ना, बहुत सारे हानियाँ होती हैं। अब जैसे पानी का फ्लो जो है, देखिए जैसे ये पानी का फ्लो है, ठीक है, यहाँ पे बना दिया गया बांध बना दिया गया, तो क्या होगा, पानी के फ्लो में रुकावट आएगी, पानी जो है दूसरी ओर मार्ग विसर्जित कर लेगा। ठीक है, इससे और भी बहुत सारे नुकसान हैं। जलाशयों में जो है भूस्खलन की स्थिति आ जाती है। ठीक है, वन डूबने लग जाते हैं, मीथेन का उत्सर्जन होता है, बहुत सारी हानियां हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पे लोग ना जो है बांध बनने से रोकना चाह रहे थे आंदोलन के माध्यम से। अब धीरे धीरे जो है इस आंदोलन ने व्यापक रूप धारण कर लिया। ठीक है, इसने सभी बड़े बांधों और विकास के उस मॉडल पर सवाल उठा
दिए ना, जिसमें बड़े बांधों को अनिवार्य साबित किया जाता है। ऐसे आंदोलन के नेतृत्व जो है बड़ा स्पष्ट होता है इससे कि उनका संगठन भी होता है, लेकिन ऐसे आंदोलन ना बहुत थोड़े समय तक ही सक्रिय रह पाते हैं। किसी एक आंदोलन पर आधारित ऐसे आंदोलन को ना उन आंदोलनों में रखा जा सकता है जो लंबे समय तक चलते हैं। अब देखिए, इनमें एक से ज़्यादा मुद्दे होते हैं, ठीक है। पर्यावरण के आंदोलन ले लीजिए, महिला आंदोलन, ठेठ ऐसे ले लीजिए, आंदोलन की मिसाल है, ठीक है। महिलाओं के लिए भी बहुत सारे जो है ऐसे आंदोलन हुए हैं, है ना। ऐसे आंदोलन के नियंत्रण या फिर कह लीजिए दिशा निर्देश के लिए ना कोई एक संगठन नहीं होता है, ढेरों संगठन होते हैं, है ना। पर्यावरण आंदोलन के अंतर्गत आप देख लीजिए कि अनेकों संगठन जो है सामने आए, है ना। खास खास मुद्दे पर आधारित जो है आंदोलन शामिल है इसमें, और इसके भी जो है सबके संगठन अलग अलग हैं। तो देखिए, ये सारे जो नेतृत्व होते हैं ना, ये अलहदा होते हैं, ठीक है। नेतृत्व यानी कि नेतृत्व के ये मामले पर अक्सर जो है इनकी राय अलग अलग होती है। अब देखिए, इसके बावजूद ना एक व्यापक उद्देश्य के ये साझीदार होते हैं। सबका जो है नीतिगत मामला अक्सर राय तो सबकी अलग अलग होती है, एक जैसा तो सब सोचते नहीं हैं, लेकिन राय अलग अलग होने के बावजूद ना ये एक व्यापक उद्देश्य के साझीदार होते हैं। इनके दृष्टिकोण एक जैसे होते हैं, ठीक है। अब आप देख लीजिए, अगर किसी मामले में आंदोलन होता है तो क्या नेतृत्व करने वाले सारे नेतृत्वकर्ता की सोच एक जैसी होती होगी? नहीं, लेकिन ये जो है एक साझीदार होते हैं ना, एक दृष्टिकोण लेके चलते हैं ना, और इसी वजह से जो है ना इन्हें एक आंदोलन यानी कि पर्यावरण आंदोलन का नाम दिया जाता है। और कभी कभी ऐसे व्यापक आंदोलन का ना एक ढीला ढाला या फिर सर्वसमावेशी संगठन होता है। सर्वसमावेशी यानी कि सभी प्रकार के लोगों का समावेशन, ठीक है, ऐसा संगठन होता है। अब मिसाल के लिए समझ लीजिए, नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट NAPM एक ऐसा ही संगठन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। विभिन्न मुद्दों पर संघर्ष कर रहे अनेक आंदोलनकारी समूह इस संगठन के घटक हैं, और यह संगठन ना अपने देश में अनेक जन आंदोलनों की गतिविधियों के तालमेल बैठाने का काम करता है। अब देखिए, अब हम जो है दबाव समूह और जो है आंदोलन राजनीति पर कैसे असर डालते हैं ये देखेंगे, ठीक है। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरीके के असर डालते हैं। सबसे पहली चीज़ देखते हैं, तो देखिए पहली चीज़ ये है कि ये जो दबाव समूह और आंदोलन है ना, अपने लक्ष्य और गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक जनता का समर्थन और सहानुभूति नहीं मिलेगी तो ये तो आंदोलन का रूप लेगा ही लेगा नहीं। क्योंकि जब तक किसी आंदोलन में लोग शामिल नहीं है तो उसे क्या आप एक आंदोलन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। अब इसके लिए क्या चलाया जाता है? सूचना अभियान चलाया जाता है। उस आंदोलन के फायदे बताए जाते हैं कि इस आंदोलन से क्या हासिल होने वाला है। बैठकें आयोजित करी जाती है, अर्जी दायर करने जैसे तरीकों का सहारा लिया जाता है, ठीक है। ऐसे अधिकतर समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं कि मीडिया में ये बातें आए ताकि जो है लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकें, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि मीडिया के माध्यम से अगर इस आंदोलन का स्वरूप टीवी पे या न्यूज़पेपर पे आएगा तो वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता जाएगा, तो इसलिए मीडिया की भी नज़र डालने की कोशिश की जाती है, मसलों पर मीडिया ज़्यादा ध्यान देता कि, ठीक है। अगली चीज़, ऐसे समूह ना अक्सर हड़ताल और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। मजदूर संगठन, कर्मचारी संघ, अधिकतर आंदोलनकारी समूह ना अक्सर ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार जो है उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य हो, यानी कि वो सरकारी काम रोक देंगे, ठीक है। सरकार के जो भी काम होंगे उन्हें रोक देंगे, तो ताकि जो है सरकार का ध्यान उस पर जाए, ठीक है। अगली चीज़, व्यवसाय समूह जो है ना अक्सर जो है पैसे लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं व्यवसाय समूह, और महंगे विज्ञापनों को प्रायोजित करते हैं। तो दबाव समूह या फिर कह लीजिए आंदोलनकारी समूह ना कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और आधिकारिक निकायों में शिरकत कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि दबाव समूह और आंदोलन दलीय राजनीति में ना सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे राजनीति दलों में असर डालना चाहते हैं। तो देखिए, अधिकतर आंदोलन ना किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होते, लेकिन उनका एक राजनीतिक पक्ष होता है, ठीक है। आंदोलन की राजनीति विचारधारा होती है और बड़े मुद्दों पर उनका राजनीतिक पक्ष होता है। राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच ना कई रिश्ता का रूप धारण कर सकता है। अब उनमें से कुछ प्रत्यक्ष होते हैं तो कुछ जो है अप्रत्यक्ष होते हैं, ठीक है। अगली बात देखिए,
कुछ मामलों में ना दबाव समूह जो होते हैं ना वो राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए गए होते हैं। अब ये देखिए कि उनका नेतृत्व जो है वो कौन करता है, राजनीतिक दल का नेता करता है। ठीक है, कुछ दबाव समूह जो है राजनीतिक दल की शाखा के रूप में काम करते हैं। अब आप उदाहरण के लिए देख लीजिए, भारत में अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन है ना, ये या तो बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए हैं या फिर उनकी संबद्धता राजनीतिक दलों से है। तो ऐसे दबाव समूह के अधिकतर नेता अमूमन किसी न किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और नेता होते हैं। अगली बात देखिए, कभी कभी आंदोलन जो है ना वो राजनीतिक दल के रूप अख्तियार कर देते हैं। अब उदाहरण के लिए देख लीजिए कि विदेशी लोगों के विरुद्ध छात्रों ने असम आंदोलन चलाया, और जब इस आंदोलन की समाप्ति हुई ना तो इस आंदोलन ने असम गण परिषद का रूप ले लिया। आंदोलन चला, आंदोलन में सफल हुए, तो फिर ये जो है असम गण परिषद का रूप ले लिया। और 1930 और 40 के दशक में ना तमिलनाडु में समाज सुधार आंदोलन चले। डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पार्टियां जो है कि जड़ें जो है समाज सुधार आंदोलन की ढूंढी जा सकती है। ठीक है, तो ये जो है पहले समाज सुधार के लिए आए, फिर जो है ये पार्टियां बन गई। और क्या हुआ, और जो है अधिकांशतः दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। ठीक है, कुछ के तो होते हैं, कुछ के नहीं होते, दोनों परस्पर विरोधी पक्ष होते हैं, लेते हैं। ठीक है, फिर भी इनके बीच संवाद कायम रहता है, तो सुलह की बातचीत चलती रहती है। ठीक है, आंदोलनकारी समूह के नए नए मुद्दे उठाए जाते हैं, राजनीतिक दलों में इन मुद्दों को आगे बढ़ाया जाता है, और राजनीतिक दल के अधिकार जो है अधिकतर नए नेता दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह में आते हैं। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं? तो बिल्कुल हम देखते हैं। शुरुआती तौर पर लग सकता है कि किसी एक ही तबके के हितों की नुमाइंदगी करने वाले दबाव समूह लोकतंत्र के लिए हितकर नहीं है। लोकतंत्र में किसी एक तबके के नहीं बल्कि सबके हित की रक्षा होनी चाहिए। अब यह भी लग सकता है कि ऐसे समूह जो है सत्ता का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। तो देखिए, राजनीतिक दलों को ना चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। राजनीतिक दल जब चुनाव का समय आता है तो जनता जो है उनसे क्वेश्चन करती है कि क्या किया हमारे लिए, लेकिन ये जो समूह है ना ये जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। अब ये संभव है कि दबाव समूह और आंदोलन को ना जनता से समर्थन या फिर धन ना मिले। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि दबाव समूह को बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त हो, लेकिन उनके पास धन ज़्यादा हो, और इसके बूते अपने संकुचित एजेंडे पर वे सार्वजनिक बहस का रुख मोड़ने में सफल हो जाएं। लेकिन थोड़ा संतुलित नजरिया अपनाए ना तो स्पष्ट होगा कि ये जो दबाव समूह और आंदोलन है ना, इनके कारण लोकतंत्र की ये जो जड़ें हैं वो मजबूत हुई हैं। कैसे, ये देखते हैं। देखिए, शासकों के ऊपर दबाव डालना लोकतंत्र में कोई अहितकर गतिविधि नहीं है, बल्कि क्या है ना, ये अवसर सबको प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए कि अगर सरकार के ऊपर हमारा हित कोई प्रभावित होता है और अगर दबाव समूह द्वारा दबाव ना डाला जाए तो फिर क्या होगा। इसलिए ये जो लोकतंत्र है ना, ये एक गतिविधि है लोकतंत्र में दबाव समूह की, बशर्ते जो है इसका अवसर जो है वो सबको प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक पर्सन को नहीं प्राप्त होना चाहिए। तो सरकार जो है अक्सर थोड़े से धनी और ताकतवर लोगों को ना अनुचित दबाव में आ जाती है, और जनसाधारण के हित समूह और आंदोलन के इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं, और आम नागरिक की ज़रूरतों और जो है सरोकारों से सरकार को अवगत कराते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है ना कि वर्ग विशेषी यानी कि किसी एक वर्ग विशेष के हित समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे, जब विभिन्न समूह सक्रिय हो ना तो कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। और यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित नीति बनाने के लिए दबाव डालता है ना तो दूसरा समूह इसके प्रतिकार में दबाव डालेगा। अब देखिए, एक समूह गया अपने हित के लिए बात करने के लिए, दबाव डालने के लिए, तो जो दूसरा समूह है ना उसके एंटी में जाएगा, दबाव डालेगा। ठीक है, तो ये जो है नीतियाँ ना उस तरीके की ना बनाई जाए। सरकार को भी ऐसे में पता चलता रहता है कि समाज के विभिन्न तबके क्या चाहते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ पता लग जाती है। अब सरकार तो भैया एक जगह है ना, वो सबके मामले कैसे जानेगी। तो इन दबाव समूह और आंदोलनकारियों के माध्यम से ही पता चलता है कि जो है समाज में क्या चीज़ें चल रही हैं, समाज के लोग चाहते क्या हैं, और इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बैठाना और शक्ति संतुलित करना संभव होता है। अब आइए इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह से प्रभावित करते हैं। देखिए,
क्या होता है, लोग जो है ना सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। लोग इसके लिए संगठन बनाकर अपने हितों को बढ़ावा देने वाले कार्य करते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, हित समूह कहते हैं। और कभी कभी लोग जो है ना बगैर संगठन बनाए ही अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं, तो ऐसे समूह को आंदोलन कहा जाता है। अब आपको दबाव समूह और आंदोलन के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। आंदोलन किसे कहा जाता है, जो बगैर संगठन बनाए अपनी मांगों के लिए एकजुट होते हैं, ठीक है। और ये हित समूह या दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरीके के असर डालते हैं। सबसे पहला असर ऐसे डालते हैं ना कि ये जो दबाव समूह और आंदोलन है ना, अपने लक्ष्य और गतिविधि के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए क्या क्या करते हैं, हमने अभी देखा है, सूचना अभियान चलाते हैं, बैठकें करते हैं, ठीक है, अर्जी दायर करने के लिए सहारा लेते हैं, मीडिया को जो है प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, ऐसे समूह ना अक्सर हड़ताल और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। तीसरी चीज़ क्या है, व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं और ये कह लीजिए कि महंगे विज्ञापन प्रायोजित करते हैं, जिससे दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और आधिकारिक निकायों में शिरकत करें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दबाव समूह और राजनीतिक दलों में के आपसी संबंध का स्वरूप कैसा होता है। देखिए, जो दबाव समूह होते हैं ना, ये दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे चुनावों के समय अपने चुनावों के बाद या फिर कह लीजिए राजनीतिक दलों पर असर जरूर डालते हैं। कैसे डालते हैं, देखिए, ये जो दबाव समूह राजनीतिक दलों के माध्यम से ही अपनी मांगे मनवाने की कोशिश करते हैं, और दबाव समूह और राजनीतिक दल, अच्छा जैसे देखिए, मान लीजिए आप, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताऊं कि दबाव समूह होता है, ठीक है, वो राजनीतिक दल की पार्टी पर जो है दबाव डालता है कि आप अगर हमारे इन इन उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे तो हम अपना वोट आप ही को देंगे। तो सीधे सीधे असर पड़ा राजनीतिक दल में। तो दबाव समूह और राजनीतिक दल के बीच का रिश्ता जो है कई रूप से धारण कर लेता है, ठीक है। देखिए, क्या होता है कि कुछ जो ये दबाव समूह होते हैं ना, वो राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं। अब जैसे देखिए, भारत के अधिकतर मजदूर संगठन हो गए, ठीक है, छात्र संगठन के बारे में आप बात करते हैं, जैसे देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संगठन है, जेएनयू में छात्र संगठन है। तो ये ना बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए जाते हैं या फिर उनसे संबंधित होते हैं। दूसरी चीज़, ये जो दबाव समूह होते हैं ना, ये चुनावों के समय राजनीतिक दलों की आर्थिक मदद करते हैं, ठीक है, और इस मदद के बदले ना चुनावों के बाद यदि राजनीतिक दल सरकार में आती है ना, तो उस पर दबाव डालकर अपने हितों की पूर्ति करने के लिए नीतियां बनवाते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, अधिकांश दबाव समूह का ना राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, सीधा सीधा संबंध नहीं होता है, लेकिन दोनों जो है परस्पर विरोध जो है विरोधी पक्ष लेते हैं, फिर भी इनके बीच जो संवाद है ना वो कायम रहता है और सुलह की जो बातचीत जो है वो चलती रहती है। अगला क्वेश्चन है, दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज को कैसे उपयोगी होती है। बिल्कुल उपयोगी होती हैं। सबसे पहली चीज़ कि देखिए, आम नागरिक की ज़रूरतों से सरकार को अवगत कराते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं, ठीक है, सरकार ताकि निरंकुश ना हो सके, इसलिए ये जो दबाव समूह है उनकी निरंकुशता पर जो है रोक लगाते हैं। जैसे देखिए, सरकार पर यदि कोई समूह अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है ना, तो दूसरा समूह उसके प्रतिकार में दबाव डालता है कि नीतियां जो है उस तरीके से ना बनाई जाएं, ठीक है, सरकार निरंकुश नहीं हो पाती और ये समूह जो है सरकार पर अंकुश बनाए रखती है। अगला क्वेश्चन है, दबाव समूह क्या है, कुछ उदाहरण बताइए। देखिए, समान आर्थिक हितों वाले वर्ग जो है सरकार से अपनी मांग मनवाने और हित पूरी करवाने के लिए संगठन बनाकर सरकार पर दबाव डालने का काम करते हैं और इसे कहते हैं दबाव समूह। ध्यान रखेंगे, दबाव समूह किसे कहते हैं, समान आर्थिक हितों वाले वर्ग सरकार से अपनी मांग मनवाने और हितों को पूरा करने के लिए संगठन बनाकर सरकार पर दबाव डालने का काम करते हैं। और ये जो दबाव समूह है ना, किसी खास वर्ग के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। अब ये देखिए, जैसे मजदूर संगठन होते हैं तो मजदूरों के हितों को बढ़ावा देना चाहेंगे, व्यावसायिक संघ हैं तो व्यावसायिक हितों को बढ़ावा देना चाहेंगे, वकील के संघ हैं तो वकीलों को, डॉक्टरों के संघ हैं तो डॉक्टरों को, शिक्षकों के निकाय हैं तो शिक्षकों को, ठीक है। तो इस प्रकार के दबाव समूह होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। देखिए, बहुत सारे अंतर हैं। सबसे पहला अंतर ये है ना कि ये जो दबाव समूह है ना,
इसका लक्ष्य जो है सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करना और हिस्सेदारी करना नहीं है, जबकि जो राजनीतिक दल होते हैं ना, इनका लक्ष्य जो है वो सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करना है, सरकार बनाना, या फिर कह लीजिए कि विरोधी दल के रूप में सरकार पर नियंत्रण रखना होता है। ठीक है। दूसरा प्रमुख अंतर ये है कि ये जो दबाव समूह होते हैं ना, इनका निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा और मत के लोग जो है एक समान उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। अब जैसे देखिए, शिक्षकों का समूह है, एक अपना हित प्राप्त करना चाहता है तो शिक्षकों का समूह बनेगा। ठीक है। लेकिन राजनीति दल में ऐसा नहीं है। राजनीति दल का निर्माण ना केवल समान राजनीतिक विचारधारा के लोगों का एकजुट होना जरूरी है, चाहे उनके आर्थिक हित अलग अलग हों। ठीक है। तीसरा प्रमुख अंतर यह है कि राजनीतिक दलों के चुनाव के समय जो है जनता का सामना करना पड़ता है, लेकिन दबाव समूह में ऐसा नहीं है, जनता का समर्थन की आवश्यकता इसमें नहीं होती। चौथी चीज, ये जो दबाव समूह होते हैं ना, ये दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर जरूर डालते हैं, जबकि ये जो राजनीतिक दल होते हैं ना, ये सीधे दलीय राजनीति में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक, वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधियां चलाते हैं, उन्हें डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, आप सभी बता लोगे। उन्हें कहा जाता है दबाव समूह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन से स्पष्ट होता है कि दबाव समूह और राजनीति में अंतर होता है। तो कौन सा कथन है, कथन ग, दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते, जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। तो ये सही है बिल्कुल। ठीक है। अब ये हमें सूची का मिलान करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं। तो जो है पहला है, किसी विशेष तबके या समूह के हितों का बढ़ावा देने वाला संगठन, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वर्ग विशेष के हित समूह। दूसरा है, जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन, तो ये क्या कहलाता है, लोक कल्याणकारी हित समूह। जन सामान्य के हित यानी कि लोक यानी कि जनता। ठीक है, जनता के कल्याण के लिए। अगला है, किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया ऐसा संघर्ष जिसमें सांगठनिक संरचना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन क, यानी कि आंदोलन। ठीक है। चौथा है, ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज से लोगों को लामबंद करता है, तो ये है राजनीतिक दल। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन ख। ठीक है, ग घ क ख। अब देखिए दूसरा सही जोड़ी मिलान है, ये जो दबाव समूह, ये क्या है, ये क्या है, ये है खाद्य विक्रेताओं का संघ। ठीक है। लंबी अवधि के आंदोलन, ये है महिला आंदोलन। एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन, ये क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। और राजनीतिक दल, असम गण परिषद। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, घ ग क ख, यानी कि ऑप्शन अ जो है वो राइट है। अगला क्वेश्चन है, दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा जो है इसमें विकल्प सही है। तो पहला देखते हैं, दबाव समूह समाज के किसी खास तबके के हितों को संगठित अभिव्यक्ति होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है, दबाव समूह राजनीतिक मुद्दे पर कोई ना कोई पक्ष लेते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। सभी दबाव समूह राजनीतिक दल होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। तो कौन कौन सा सही है, ऑप्शन ब, क और ख सही है। तो चलिए यहीं समाप्त होता है ये वीडियो, और कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट में बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। गाइस प्लीज़ आप कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, क्योंकि मैं बहुत एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों से, है ना। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कमेंट देख के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना कि चलो कोई ऐसा बच्चा है जिसे मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। ठीक है। और लाइक भी कर दिया करो और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दिया करो। मैं हर वीडियो में आप लोगों को बोलती हूँ कि मेरे वीडियोस को शेयर कर दिया करो, लेकिन आप लोग तो पढ़ के भूल जाते हो। तो प्लीज़ गाइस, आपका एक एक शेयर वैल्यूएबल है, तो शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।